हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के इस स्पेशल सेशन में आपको वेलकम करता हूं और आज का सेशन है स्पीकर के ऑफिस में जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है उसको कैसे, किन प्रोविजंस के द्वारा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल रखा जाता है। देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा कौन है? स्पीकर। और ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है? ज्यादा लोकसभा राज्यसभा में ज्यादा पावरफुल हाउस कौन सा है? लोकसभा। ज्यादा बड़ा नंबर किसका है? लोकसभा। मॉनिटरी कंट्रोल में ज्यादा कंट्रोल किसके हाथों में है? लोकसभा। यानी ज्यादा पावरफुल और ज्यादा बड़े हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो है स्पीकर। Who was the first speaker of Lok Sabha? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर। एट प्रेजेंट कौन है? ओम बिरला, एज इन 2020। ठीक है जी। तो स्पीकर का ऑफिस कितना अहम है? लॉ बनाने वालों में जो सबसे अहम लोग हैं उनके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो है स्पीकर। इसका मेन काम क्या है? टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द हाउस। ब्रिटेन में इम्पार्शियल, इस ऑफिस को इम्पार्शियल रखने के लिए यह तक रूल है कि जो बन जाएगा स्पीकर, जो बन जाएगा स्पीकर ऑफ लोअर हाउस, उसको अपनी पार्टी से रिजाइन करना होगा। तो ये कन्वेंशन सेट हो गई कि जो स्पीकर है उसको इम्पार्शियल रहना होगा और पॉलिटिकली अपनी पार्टी के साथ उतने अच्छे से जुड़ा रहना नहीं होगा। क्लियर? भारत में कोई ऐसा रिटन लॉ नहीं है कि स्पीकर मस्ट रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी, लेकिन जब वो हाउस में है तब अपनी पार्टी को फेवर करना अनडेमोक्रेटिक होगा। क्या स्पीकर को हटाया जा सकता है? हाँ, हटाया जा सकता है। उसके लिए एक वोटिंग प्रोसीजर है, अलग से मैकेनिज्म प्रोवाइडेड है। ठीक है। तो क्या क्या स्पेशल ऐसी बातें हैं जो स्पीकर को इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल बनाती हैं, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आई वुड लाइक टू शेयर माई स्क्रीन विद यू पीपल सो दैट आई कैन शो यू मोर पॉइंट्स, draw some diagrams also as well, so that you can understand this topic in a better way. ये आपके सामने टॉपिक आ गया है और ये टॉपिक है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ ऑफिस ऑफ स्पीकर। I have numbered some points over here। और ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से टॉपिक आपका बनता है। ओके, समझिए। जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है उसमें भी 7th नंबर पे आता है ऑफिस ऑफ स्पीकर। तो ये सभी कैबिनेट मंत्रियों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है, एक्सेप्ट प्राइम मिनिस्टर एंड डिप्टी पीएम, वो इससे ऊपर होते हैं। ठीक है जी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर की पोजीशन है ऑफिस ऑफ स्पीकर की। ठीक है जी। तो गुड प्रेस्टीज, पोजीशन, अथॉरिटी, ये सब कुछ उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी इज साइन क्वा नॉन, साइन क्वा नॉन जिसके बिना काम नहीं चलेगा, जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है जी। तो वो तो होना ही चाहिए। साइन क्वा नॉन है इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। क्यों? ग्रेट प्रेस्टीज, पोजीशन एंड अथॉरिटी इज वेस्टेड इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। वेस्टेड यानी उससे अटैच्ड। और आगे चलते हैं। अब वो कौन से प्रोविजंस हैं जो इंश्योर करते हैं इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी ऑफ स्पीकर, आपके सामने आ रहे हैं। ये सबसे पहला, उसको मिलती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। किसी भी मंत्री को भी हटाया जा सकता है, पर स्पीकर से ऐसा नहीं है। उसको अगर हटाना है तो लोकसभा के एक स्पेशल प्रोसीजर के द्वारा, एक रेजोल्यूशन द्वारा, वोटिंग के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। और उसमें मेजॉरिटी कौन सी चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी। इसका क्या मतलब है? मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द हाउस, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी। यानी जितनी वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज हैव टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ।
देन वी गेट द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, और फिर इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50%, ठीक है। देन एंड नॉट व्हेन ऑर्डिनरी मेजॉरिटी, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी क्या होती है, मोर देन 50% ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग, वो नहीं चलेगी रिमूवल के काम में, रिमूवल ऑफ स्पीकर। देन ये जो रिमूवल का जो मोशन आएगा, ठीक है, ये मूव भी तभी होगा, इसके ऊपर काम करना शुरू तब करेंगे, इसको कंसीडर तब किया जाएगा, इसके ऊपर डिस्कशन तब स्टार्ट होगा जब मिनिमम 50 लोकसभा मेंबर्स इसको साइन करेंगे। क्लियर? दैट जो सैलरी है स्पीकर की, ठीक है, दैट इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट बट इज अ चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, यानी चार्ज्ड अपॉन consolidated fund of India, therefore it is not subject to vote of parliament, non votable है, चार्ज एक्सपेंडिचर है, चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड है, ठीक है जी। तो जितने भी चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं दे, उसमें दो बातें होती है, पहला नॉन वोटेबल और दूसरा चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, नॉट ऑन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और आगे चलते हैं। अब कैसा काम कर रहा है स्पीकर, उसका कंडक्ट कैसा है, इस पर कभी डिस्कशन नहीं होगा हाउस में, ना ही उसे कभी क्रिटिसाइज किया जाएगा। सिर्फ एक ऐसा इवेंट है जिसमें उसको ये डिस्कशन हो सकता है, और वो है जब उसी को हटाने की बात हो रही है या उसके जैसा कोई और सब्सटेंटिव मोशन। और आगे चलते हैं। और जब उसको हटाने का मोशन आता है, उस समय he will not preside over the meeting. Then उसकी जो पावर्स है जिसके द्वारा वो हाउस के बिजनेस को रेगुलेट करता है, ठीक है, वहां पर ऑर्डर मेंटेन करता है, ठीक है, they are not subject to the jurisdiction of any court. It cannot be challenged any court. जैसे कि उसने किसी को कहा कि आपको एक्सपेल किया जाएगा नहीं तो, ठीक है, या फिर चुप कर जाए, तो दिस थिंग कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। और आगे चलते हैं। लेकिन ये भी बात है, उसको अपनी पावर्स का मिसयूज नहीं करना। देन ही कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सिर्फ टाई के केस में वोट करेगा। अगर हाफ वोट्स एक तरफ हो गए, हाफ वोट्स एक तरफ हो गए, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है टाई। तो टाई को तोड़ने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वोट कर सकता है, वैसे जनरली कभी भी वोट नहीं करता स्पीकर। देन उसको बहुत ही हाई पोजीशन दी हुई है यहाँ पे, किसमें दी है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर, यानी कि 7th रैंक, ठीक है, यानी सभी मंत्रियों से ऊपर। बस 2 मंत्री इससे ऊपर है, स्पीकर से ऊपर, और वो है पीएम और डिप्टी पीएम। ब्रिटेन में तो ये भी रूल है कि जो भी इंसान स्पीकर बन जाएगा उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन करना पड़ेगा और उसके बाद न्यूट्रली काम करना पड़ेगा, न्यूट्रल होकर। ये एक अच्छी हेल्दी कन्वेंशन है, मगर ये पूरी तरह से इस्टेब्लिश इन इंडिया नहीं है, भारत में नहीं चलती। यहाँ पर स्पीकर डज नॉट रिजाइन फ्रॉम द मेंबरशिप, हालांकि न्यूट्रल होकर रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जब कोई मेंबर स्पीकर बन जाएगा तो अपनी पार्टी से रिजाइन करना उसके लिए मैंडेटरी होगा भारत में। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप? एनी क्वेश्चन, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। सारे पॉइंट्स क्लियर है? श्योर? चलो अब हम आगे चलते हैं। यस सर। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में अब हम बात करेंगे। समझिए, जैसे स्पीकर है तो उसके साथ हमें जोड़ना पड़ता है एक और ऑफिस, एक ऐसा ऑफिस, ठीक है, जो कि परमानेंस मेंटेन करने के लिए हो, कि अगर स्पीकर नहीं है तो काम संभालेगा कौन? फिर डिप्टी स्पीकर काम संभालेगा, ठीक है। तो जैसे स्पीकर लोकसभा मेंबर्स में से किसी एक को चुना जाता है, वैसे डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा मेंबर्स में से किसी एक को चुना जाता है। और कब चुना जाता है? उसके इलेक्शन की डेट स्पीकर चुनता है। अब जैसे बिहार में नई विधानसभा का गठन हुआ, ठीक है, 7वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार, तो प्रोटेम स्पीकर
की अपॉइंटमेंट हुई पहले, और सीताराम मांझी बिकेम द प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? सेंटर में लोकसभा में भी प्रोटेम स्पीकर बनता है जनरल इलेक्शंस के बाद, और स्टेट लेवल पर विधानसभा इलेक्शंस के बाद भी बनता है प्रोटेम स्पीकर। क्या होता है प्रोटेम स्पीकर? तब जैसे कि विधानसभा के चुनाव हुए बिहार के, ओके, तो नए नए मेंबर्स चुनकर आए, ठीक है, एमएलए बने। अब उन जो नए चुन के आए एमएलए हैं उनमें देखा जाएगा सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कौन है, जो सबसे ज्यादा दिन आज तक बिहार विधानसभा का मेंबर रहा है, एमएलए रहा है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसको बना देते हैं प्रोटेम स्पीकर। उसका काम क्या है? शपथ दिलवाना सबको, और इलेक्शन कंडक्ट करवाना किसका? स्पीकर का। तो ऐसे ही लोकसभा में जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो नए नए लोकसभा मेंबर बनेंगे, उसमें से किसी एक को बनाएंगे प्रोटेम स्पीकर, उसका काम होगा सबको शपथ दिलवाना और स्पीकर का इलेक्शन कराना। फिर कोई एक इंसान बन जाएगा स्पीकर ऑफ लोकसभा, बन गया। फिर वो डेट डिसाइड करेगा, डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर। फिर उस डेट पर होगा डिप्टी स्पीकर के इलेक्शंस, ठीक है जी। और जब भी डिप्टी स्पीकर का ऑफिस खाली हो जाए तो लोकसभा फिर किसी और मेंबर को डिप्टी स्पीकर बना देती है, ठीक है जी, इलेक्शंस के द्वारा। पढ़ते हैं ये पॉइंट। स्पीकर की ही तरह डिप्टी स्पीकर भी लोकसभा में से ही इलेक्ट होगा, क्लियर। जबकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मेंबर ऑफ राज्यसभा नहीं होता, वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली बन जाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है जी। और he is elected after the election of the speaker, जब स्पीकर इलेक्शन होता है उसके बाद। और उसकी डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा। और जब भी डिप्टी स्पीकर का ऑफिस फॉल्स वैकेंट, जब भी खाली हो जाए उसका ऑफिस, तो लोकसभा इलेक्ट करेगी किसी और मेंबर को एज डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और स्पीकर की ही तरह डिप्टी स्पीकर भी अपने ऑफिस में रहता है, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ लोकसभा। हालांकि वो उससे पहले भी 3 तरह से अपनी सीट को छोड़ सकता है। 3 तरह से। कैसे? या तो वो रिजाइन कर दे, या फिर किसी कारण से अब वो लोकसभा का स्पीकर ही नहीं रहा, या फिर उसको रिमूव कर दिया गया, उसका रिमूवल का एक रेजोल्यूशन पास कर लिया गया। इसके लिए क्या मेजॉरिटी चाहिए? मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक है जी। और 14 डेज का नोटिस देना जरूरी होता है, ठीक है जी। देन डिप्टी स्पीकर वो सब ड्यूटीज परफॉर्म करता है जो स्पीकर की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है। कब करता है? जब स्पीकर का ऑफिस वैकेंट डिक्लेयर हो जाए, ठीक है जी। और अगर एब्सेंट है स्पीकर, तब भी डिप्टी स्पीकर स्पीकर का रोल निभाता है। He acts as speaker when the speaker is absent from any of the sittings of the house। और दोनों ही केसेस में, ठीक है, सारी स्पीकर के पास डिप्टी स्पीकर को मिल जाती है, ओके। देन अगर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हो रही है और उसमें भी अगर स्पीकर एब्सेंट है, तो उसका काम कौन संभालेगा? ज्वाइंट सिटिंग में यही डिप्टी स्पीकर काम संभालेगा। वो भी नहीं है तो फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम संभालेगा, वो नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा काम संभालेगा। देन डिप्टी स्पीकर स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता, याद रखिएगा, स्पीकर का सबऑर्डिनेट नहीं होता। डिप्टी स्पीकर इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस होता है, उसको रिपोर्टिंग स्पीकर को नहीं करनी होती, ठीक है जी। और एक स्पेशल प्रिविलेज भी है डिप्टी स्पीकर के पास, ठीक है, कि whenever he is appointed as a member of parliamentary committee, he automatically becomes its chairman। अगर किसी पार्लियामेंट्री कमिटी का उसको मेंबर बनाया जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उस पार्लियामेंट्री कमिटी का चेयरमैन भी बन जाएगा। और
स्पीकर की तरह, ठीक है। जब डिप्टी स्पीकर स्पीकर काम कर रहा है तो वो भी फर्स्ट इंस्टांस में वोटिंग नहीं करेगा, केवल कास्टिंग वोट करेगा, टाई यानी टाई के केस में वोट करेगा, यानी बराबर वोट इस तरफ बराबर वोट इस तरफ। क्लियर? ये तब जब वो स्पीकर का रोल पूरा कर रहा है, जब स्पीकर एब्सेंट है या फिर उसका ऑफिस वैकेंट हो गया। देन फर्दर जब एक रेजोल्यूशन पास हो रहा है डिप्टी स्पीकर को हटाने के लिए, तो उसमें भी अगर स्पीकर नहीं है तो उस डिप्टी स्पीकर डिप्टी स्पीकर कैन नॉट प्रिजाइड एट सच अ सिटिंग ऑफ द हाउस। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। फिर हाउस के किसी और मेंबर को चुना जाएगा, और जब when the speaker presides over the house, डिप्टी स्पीकर एक ऑर्डिनरी मेंबर की तरह अपना रोल पूरा करता है, ना कि डिप्टी स्पीकर की तरह। डिप्टी स्पीकर ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ लोकसभा बन जाता है अगर स्पीकर प्रेजेंट है, ठीक है। वो ऑर्डिनरी मेंबर्स की तरह है, he can speak in the house, he can participate in its proceedings and he can vote on any question before the house। ठीक है जी। डिप्टी स्पीकर को रेगुलर सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, और इसकी सैलरी भी चार्ज एक्सपेंडिचर है यानी नॉन वोटेबल है, और चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है जी। और 10वीं लोकसभा तक स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी दोनों हमेशा रूलिंग पार्टी से ही हुआ करते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा से, ठीक है, एक कंसेंसस बन गया कि स्पीकर तो रूलिंग पार्टी या रूलिंग अलायंस से होगा, और जो डिप्टी स्पीकर है वो हमेशा मेन अपोजिशन पार्टी से होगा। ओके। और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब अपने ऑफिस को हाथ में लेते हैं तो, ठीक है, दे डू नॉट मेक एंड सब्सक्राइब एनी सेपरेट ओथ। जो उन्होंने लोकसभा मेंबर बनने के लिए शपथ ली होती है वही होती है, अलग से कोई शपथ नहीं लेनी होती है। और कहां से पैदा हुई ये इंस्टीट्यूशंस, यानी ये पोस्ट कहां से पैदा हुई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की? ये 1921 में पैदा हुई, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था, जिसको मॉन्टेग कैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, उसमें प्रावधान था इस पोस्ट का, वहां से क्रिएट हुआ ये ऑफिस। ठीक है जी। तब लेके इनको स्पीकर ना कहकर कहा जाता था प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है जी, प्रेसिडेंट एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ द जो भी इनकी हाउसेस थे। ठीक है जी। और सेम नोमेनक्लेचर चलता रहा, ये प्रेसिडेंट डिप्टी स्पीकर ये वर्ड्स चलते रहे 1947 तक। ओके। और 1921 से पहले खुद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही यूज्ड टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1921 से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो वो पोस्ट आज की डेट में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बराबर है। ओके। 1921 में फ्रेडरिक वाइट एंड सच्चिदानंद सिन्हा were appointed by the Governor General of India as first Speaker and first Deputy Speaker. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये वही थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी पहले प्रेसिडेंट बने थे। क्लियर? तो ही बिकेम द डिप्टी स्पीकर एंड फ्रेडरिक वाइट बिकेम द स्पीकर इन 1921। और किसने अपॉइंट किया था इनको? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने। और आगे चलते हैं, ये बात हो रही है ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उस समय की। देन 1925 में विठल भाई जे पटेल became the first Indian and the first elected speaker of the Central Legislative Assembly। और फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसने की नोमेनक्लेचर को चेंज किया, और ये जो वर्ड्स थे प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट, ठीक है, इसको चेंज करके वर्ड्स यूज हुए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ठीक है। हालांकि ओल्ड नोमेनक्लेचर कंटिन्यू होता रहा 1947 तक, क्योंकि
जो फेडरल पार्ट ऑफ 1935 एक्ट कभी इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाया। इससे पहले में कई ऐसे लेक्चर्स हुए हैं जिसमें मैंने बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के ज्यादातर फीचर, ज्यादातर प्रोविजंस कभी लागू हुए ही नहीं। दो मेन बातें जो कही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने, वो क्या थी? वो थी डायरकी एट द सेंटर एंड इंडिया शुड बिकम ऑल इंडिया फेडरेशन। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन से जुड़ी हुई बात थी, कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और 1919 वाले एक्ट के हिसाब से ही भारत की गवर्नमेंट चलती रही टिल 1947। Majority provisions of Government of India 1935 could never be implemented। और आगे चलते हैं। गणेश वासुदेव मावलंकर एंड अनंत सैनम अयंगर, ठीक है, ये बने थे सबसे पहले स्पीकर एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आजादी के बाद वाली। गणेश वासुदेव मावलंकर और अनंत सैनम अयंगर, ठीक है जी। जीवी मावलंकर held the post of speaker of the constituent assembly also, ठीक है, as well as the provisional parliament। He held the post of speaker of Lok Sabha continuously for 1 decade। एक दशक तक हमारे लोकसभा स्पीकर रहे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है जी। अब जो अगला टॉपिक मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करना चाहता हूं वो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। हम अपने अगले सेशन में यहां से स्टार्ट करेंगे पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। मैं इसके साथ ही आज का सेशन खत्म करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर इफ यू वांट टू आस्क।